Hare Krishna. So in this particular video, we learn how to find center of mass of different bodies. सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. एक फॉर्मूला था सिग्मा एम आई एक्स आई बाई सिग्मा एम आई. ये फॉर्मूला याद है सेंटर ऑफ मास का. एक्स सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते थे? सिग्मा एम आई एक्स आई बाई सिग्मा एम आई, है कि नहीं? अब इसमें ये फॉर्मूला हम तब यूज कर सकते थे जब हर एक मास के लिए मेरे को उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है. जब हर एक मास के लिए उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास पता है, जैसे m1 के लिए x1, m2 के लिए x2, जब ये चीज पता होता था तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते थे. पर सपोज मेरे को हर एक, और एक तो सपोज डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तब तो ये यूज नहीं कर सकते. और अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल रॉड, एक तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट अगर है ही नहीं तो ये यूज नहीं कर सकते. दूसरा ये यूज कर सकते हैं अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, जैसे ये रॉड है, लेंथ L है और मास m है, तो हम बोल देते थे इसके यहाँ पे, इसका यहाँ पे सिमेट्रिकली देखने से समझ में आता है कि सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा. देन ऑल्सो वी कैन से. बट सपोज कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है बट वी कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स सेंटर ऑफ मास इफ द ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस. अगर ऐसा करके एक ऑब्जेक्ट है, ये एक थिन रिंग है, ये एक थिन रिंग है और ऐसे करके रखा हुआ है, तो इसका y सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा इससे ऊपर होगा या थोड़ा सा नीचे होगा? थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, समवेयर यहाँ पे लाई करेगा. बट एग्जैक्टली कहां पे लाई करेगा ये हमारे लिए बोल पाना पॉसिबल नहीं है यूजिंग दिस फॉर्मूला. क्लियर है आपको इतना? तो इसी फॉर्मूला का एक अलग एक्सटेंशन है ऊपर, जो सिग्मा एम आई एक्स आई है. ध्यान से देखो, सपोज एक्स सेंटर ऑफ मास लिखना है मेरे को, तो क्या लिखूंगा? सिग्मा एम आई एक्स आई मैं डिस्क्रीटली नहीं निकाल पा रहा हूं फॉर अ कंटिन्यूअस बॉडी, तो कैसे करके निकालेंगे? तो सिग्मा बेसिकली क्या होता है? समेशन. दिस इज बेसिकली समेशन ऑफ mx, समेशन ऑफ mx. तो समेशन का मैथ्स में एक और टूल हम पढ़े हैं, दैट इज इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन किसका करना है? समेशन mx का. तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि एक छोटा सा मास लेते हैं dm और उसका सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं x. एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं dm विच करेस्पॉन्ड्स टू mi और उसका सेंटर ऑफ मास x, और इसको अगर इंटीग्रेट कर दे ओवर द एंटायर एलिमेंट तो मेरे को सिग्मा mx मिल जाएगा. मिल गया. बाई सिग्मा एम आई को क्या लिखते हैं? इंटीग्रल ऑफ डी एम. तो टोटल मास मिल जाएगा. तो ये फॉर्मूला है सेंटर ऑफ मास का, आइदर फॉर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन या इन दोज डिस्ट्रीब्यूशंस वेयर डायरेक्टली दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल. तो हमेशा ये फॉर्मूला हमको यूज में लेना है. जैसे एक्स सेंटर ऑफ मास ऐसे करके है, वैसे वाई सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वैसे वाई सेंटर ऑफ मास होगा, एक छोटा सा एलिमेंट लो, उसका वाई सेंटर ऑफ मास बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम, मतलब बेसिकली पूरा का मास वहां पे लिख देना है. ठीक है. तो हम कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का प्रूफ देखेंगे. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का प्रूफ देखेंगे. स्टैंडर्ड रिजल्ट्स का प्रूफ देखने का पर्पस ये है कि हमको प्रूफ तो रटाया होना चाहिए ही, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम स्कूल पर्सपेक्टिव. सेकेंडली, बाय गोइंग थ्रू दिस प्रूफ्स हमको इंटीग्रेशन का और अच्छा अंडरस्टैंडिंग मिलता है, विच इज वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग सम टफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स. इंटीग्रेशन का हमको एक प्रॉपर फीलिंग आना काफी जरूरी है, क्योंकि बाद में भी आगे कई जगह, अभी से लेकर के आगे ग्रेविटेशन, एसएचएम, उसके आगे जाएंगे वेव्स, क्लास 12 में जब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितने भी अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे वहां पे इंटीग्रेशन रहेगा. और उसका प्रॉपर आपको एक जो आइडिया है वो तभी आएगा जब आज का क्लास आप प्रॉपरली समझ पाओ, कैसे करके एलिमेंट सिलेक्शन करना है, कैसे करके इंटीग्रेशन करना है, वो सारा काम देखेंगे. सो कैसे करके करेंगे? देखो, पहले सारा जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स था, जैसे सेमी सर्कुलर रिंग का 2r बाई पाई, सेमी सर्कुलर डिस्क का 4r बाई 3 पाई, सॉलिड कोन का h बाई 4, हॉलो कोन का h बाई 3. तो ये सारा स्टैंडर्ड प्रूफ हम लोग कर लेंगे फटाक से. और उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी कैसे करके सेंटर ऑफ मास निकालते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, उसका कुछ एग्जांपल्स हम लोग करेंगे. तो फटाक से स्टार्ट करते हैं. देखो, सबसे पहले एक सेमी सर्कुलर रिंग. सेमी सर्कुलर रिंग है, सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. तो सबसे पहले इसका एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा? एक्स सेंटर ऑफ मास तो साफ ही पता चल रहा है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट जो होगा वो यहां कहीं होगा, और x सेंटर ऑफ मास इज 0, क्योंकि इसी पे लाई करेगा, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे नहीं होगा. तो लाई तो परफेक्टली y एक्सिस पे करेगा इसका सेंटर ऑफ मास. देयरफॉर चूंकि सेंटर ऑफ मास लाइज ऑन y एक्सिस परफेक्टली, देयरफॉर x सेंटर ऑफ मास इज 0. दिस इज क्लियर. अब प्रॉब्लम है y सेंटर ऑफ मास निकालने में. अब ध्यान से समझना, y सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या हम लोग क्या करेंगे? मेथड इंटीग्रल ऑफ, एक छोटा सा कुछ लेना पड़ेगा, इसका मान लो मास पर यूनिट लेंथ लैम्डा, रेडियस r,
मास पर यूनिट लेंथ, लैम्डा केजी पर मीटर, तीन चीज बताया था, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा मास पर यूनिट एरिया और रो मास पर यूनिट वॉल्यूम, ध्यान रखना। तो सिग्मा केजी पर मीटर इज मास पर यूनिट लेंथ। तो क्या करेंगे, एक छोटा सा डीएम लेना है, फॉर्मूला ध्यान से देखो, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस बॉडी है ना, तो सिग्मा एम आई एक्स आई अप्लाई नहीं कर सकता, ना ही मेरे को दिख रहा है इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली कहां पे है, देख के बोल नहीं सकते। तो क्या करेंगे, कोई एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे और उसका बाई सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, बाई इंटीग्रेशन ऑफ टोटल मास, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। आप ध्यान से देखो ये डीएम कैसे चूज करेंगे। डीएम ऐसे चूज करना है कि उसको अगर हम समेशन ले ओवर द एंटायर रिंग तो पूरा रिंग बन जाए। तो एलिमेंट कैसा लेंगे, ये वाला, क्योंकि ये एलिमेंट को अगर हम इंटीग्रेट करें, मतलब कई सारे ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके जोड़ दे तो पूरा रिंग बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिमेंट सिलेक्शन विच यू हैव टू लर्न इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम ये भी सीखेंगे हाउ टू टेक एलिमेंट्स, इज कॉल्ड एलिमेंट सिलेक्शन। What element I am supposed to choose so that when I integrate that particular element I get the entire body. This is very important. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ट्रायंगुलर प्लेट ले रहे हो तो ये डीएम कैसा दिखना चाहिए कि ये पूरा ट्रायंगुलर प्लेट कवर हो, ऐसा। अगर हम ये छोटा सा एलिमेंट ले, ऐसा इंटीग्रेट करना है, क्या मतलब है, ये एक एलिमेंट प्लस ये एक एलिमेंट प्लस ये एक एलिमेंट, ऐसा करके कई सारे छोटे छोटे एलिमेंट से हमारा एक कोन बन जाएगा। आपको समझ में आ रहा है ना, इसको एलिमेंट सिलेक्शन। वो एलिमेंट कैसा ले, अगर हम एक सेमी सर्कुलर डिस्क का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, सेमी सर्कुलर डिस्क, तो एलिमेंट कैसा लेगी, सब कुछ कवर हो जाए, ऐसा करके भी ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा ले सकते हैं, ऐसा करके एक सेमी रिंग ले सकते हैं। ऐसा करके अगर आप लेंगे कई सारे और इसको एक के ऐसा करके अगर फिट करते रहेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, इस टाइप से इसका भी इंटीग्रेशन क्या देगा, पूरा का पूरा सेमी सर्कुलर डिस्क दे देगा। Therefore these kind of elements, how you have to choose, we have to choose it in such a way that we get the entire body once we integrate that particular element. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। तो यह एलिमेंट तो छोटा सा ऐसे करके लेंगे, ये छोटा सा जो सेगमेंट दिख रहा है, दिस इज बेसिकली माई एलिमेंट, ये छोटा सा, ठीक है। उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखो उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, देखिए थीटा पे जा करके डी थीटा का एक एलिमेंट हम चूज कर लेते हैं, ठीक है। सो डीएम क्या हो जाएगा, डीएम होगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू उसका लेंथ, उसका लेंथ कितना है आर डी थीटा, इस आर्क का लेंथ कितना है आर डी थीटा, तो ये हो गया डीएम, ये हो गया डीएम। और वाई क्या है, इस डीएम का सेंटर ऑफ मास है वाई, तो इसका इस जो छोटू सा चीज है इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये वाला, ये बहुत छोटा है, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह है ये, इसका वाई सेंटर ऑफ मास कितना होगा, देखो ये आर है, ये वाला कितना है आर, तो ये आर साइन थीटा, इसका वाई सेंटर ऑफ मास इज आर साइन थीटा। तो मैं लिख दिया डीएम इंटू वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डीएम बाई टोटल मास, इंटीग्रल डीएम मतलब टोटल मास, तो टोटल मास डायरेक्टली लिख सकते हैं लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ, और लेंथ है पाई आर, डायरेक्टली लिख दिए। अब यहां से देख लैम्डा लैम्डा कट गया, आर और आर कट गया, आर बाई पाई इंटीग्रल साइन थीटा दी थीटा, थीटा कहां से कहां, जीरो से लेकर के पाई। देख ये एलिमेंट जीरो से स्टार्ट करेगा, थीटा यहां से स्टार्ट करो और एलिमेंट यहां पे है, धीरे धीरे थीटा बढ़ाओ, एलिमेंट लेते रहो, ऐसे करके थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई, तो पूरा का पूरा एलिमेंट कवर हो गया, ठीक है। ऐसे करके लेंगे तो आर बाई पाई और इंटीग्रल ऑफ साइन थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई, डी थीटा है, डी थीटा है, ध्यान देना, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा फ्रॉम जीरो टू पाई, उसको अगर आप फैला दो तो आ जाएगा टू आर बाई पाई, है ना, पूरा कर दे रहा हूं, देख आर बाई पाई माइनस कॉस पाई, वो हो जाएगा प्लस कॉस जीरो, बस यहां से क्या आ जा रहा है देखो टू आर बाई पाई, ठीक है। सो दिस वॉज द फर्स्ट वन। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड वन। ये था एक सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग। नाउ लेट अस कम टू सेमी सर्कुलर डिस्क। सेमी सर्कुलर डिस्क का जब बात करेंगे तो ऐसे करके किए, ध्यान से देखना, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ठीक है। अब इसका मास पर यूनिट एरिया लैम्डा ले लेते हैं, मास पर यूनिट एरिया लैम्डा
इसका रेडियस r, ठीक है। अब ये सॉलिड है, ऐसा करके दिस इज वन सॉलिड थिंग, सिग्मा ले लिया मास पर यूनिट एरिया, रेडियस ले लिया r। अब इसको कैसे निकालेंगे? इसका भी x सेंटर ऑफ मास तो जीरो होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि y एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास कहीं लाई करेगा, कहीं ना कहीं तो यहाँ पे लाई करेगा, ठीक। तो y सेंटर ऑफ मास कैसे करके निकालें? इंटीग्रल ऑफ एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dm और उसका y सेंटर ऑफ मास बाई द टोटल मास। फॉर्मूला बार बार लिख रहा ताकि दिमाग में सेट हो जाए। यहाँ ये dm छोटा सा एलिमेंट कैसे लेंगे? तो छोटा सा एलिमेंट देखो ध्यान से, छोटा सा एलिमेंट हम जो भी लेंगे उसका मेरे को y सेंटर ऑफ मास भी पता होना चाहिए। छोटा सा एलिमेंट जो लेंगे उसका y सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए। तो क्यों ना ऐसे करके ले ले, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले ले, एक सेमी सर्कुलर रिंग ले लेते हैं जिसका रेडियस हो r। इस सेमी सर्कुलर रिंग का रेडियस है r, उसका मास कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, सिग्मा इंटू इसका एरिया, ये वाला जो एरिया है सिग्मा इंटू इसका एरिया, यही इसका मास होगा, राइट। और इसका एरिया कितना है? इसका अगर ये इंटीग्रेशन वाली वीडियो में बताया था कि ये क्या, इसको आप पकड़ के खोल सकते हो, बेसिकली इट इज लाइक अ रेक्टेंगल। ऐसे एक लंबा रेक्टेंगल है, ये बेसिकली क्या है? एक लंबा सा रेक्टेंगल है जिसका लेंथ कितना है? पाई आर। इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? पाई आर। और इसका विड्थ कितना है? डी आर। तो पाई आर इज द लेंथ एंड डी आर इज द विड्थ, तो ये हो गया एरिया, तो ये हो गया टोटल डीएम, ठीक है। अच्छा, इस डीएम का इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहां पे है? ध्यान दो, ये है आर लेंथ का एक सेमी सर्कुलर रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? 2r बाई पाई, पहले का रिजल्ट यूज कर सकते हैं हम। इसका y सेंटर ऑफ मास कहां पे लिख दें हम? 2r बाई पाई बाई टोटल मास कितना हो जाएगा? मास इंटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा, r कहां से कहां तक वेरी करेगा? देखो इस, ये जो रिंग है इसको कहां से कहां तक लें? वेरिएबल क्या है? डी आर, मतलब r कहां से कहां, r का लिमिट कहां से कहां पुट करें कि पूरा ये डिस्क बन जाए। ध्यान दो, r 0 से स्टार्ट होगा जब ये रिंग बहुत छोटा है, और ऐसे करते करते रिंग को बढ़ाते बढ़ाते कहां तक लेके जाना है अपने को? कैपिटल R तक। तब ऐसा करके कई सारे रिंग्स को जोड़ेंगे तो पूरा डिस्क बनेगा। तो R वेरिएबल है, इट विल वेरी फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, ऐसा करके इंटीग्रेट, ठीक है। अब फटाक से देख लो, तो सिग्मा सिग्मा कट गया, पाई और पाई भी कट गया, 2 को ऊपर भेज देते हैं, 2 बाई पाई आर स्क्वायर दिख रहा है, और यहाँ पे है आर स्क्वायर, ये क्या है अपना? 2 ऊपर चला गया, और एक 2 ऊपर में भी है, 4 आएगा ऊपर में, सॉरी। और ये आर स्क्वायर डी आर, बोले तो आर क्यूब बाई 3, ये क्या आ गया? 4r बाई 3 पाई। ये सेंटर ऑफ मास है किसका? सेमी सर्कुलर डिस्क का, ठीक है। चलिए अब फटाक से हम लोग किसका करेंगे? हॉलो हेमिस्फेयर का, हॉलो हेमिस्फेयर का फटाक से कर लेते हैं। देख, यहाँ पे एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं हॉलो हेमिस्फेयर का, और देख सकते हैं। तीसरा वाला है अपना हॉलो हेमिस्फेयर, देखिए ये अपना एक हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है। इसका रेडियस हम पकड़ लेते हैं r। अब इसका अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ये भी बेसिकली एक एरिया फिगर ही हो गया, अंदर में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। हॉलो है, हॉलो है तो क्या लेंगे? सिग्मा, क्योंकि सिर्फ एरिया बचा ना, लेंथ नहीं है रे, सिर्फ एरिया लेंगे। हॉलो हेमिस्फीयर है, अंदर में कुछ नहीं है, तो सिग्मा, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, इसका मास पर यूनिट एरिया है। इसका हम एलिमेंट कैसे करके लें कि पूरा का पूरा ये हॉलो हेमिस्फीयर कवर हो जाए। नीचे खोखला है, ध्यान रखना, ये वाला सेगमेंट नहीं है, ये वाला सेगमेंट नहीं है, खाली है, ठीक है। वो होगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा, अगर ये बेस रहेगा तो आंसर कुछ और आ जाएगा। कितना आएगा? बहुत सिंपल है बताना, बता देता हूं आपको, लास्ट में बताऊंगा। देखो क्या करेंगे, ऐसे करके एक एरिया इमेजिन कर सकते हैं हम, ऐसे करके इमेजिन कर सकते हैं एक छोटा सा स्ट्रिप,
ये एक स्ट्रिप ऐसे करके हम इमेजिन करते हैं, ऐसा करके एक स्ट्रिप है, ऐसा करके कई सारे अगर हम स्ट्रिप्स ले लेंगे तो ये पूरा का पूरा जो हेमिस्फेयर है, हॉलो हेमिस्फेयर, वो कवर हो जाएगा ना। ये छोटा सा एक बेल्ट इमेजिन किए 3D में, ऐसे करके 3D में एक बेल्ट इमेजिन किए, ऐसा कई सारे अगर हम बेल्ट्स को लेंगे नीचे से ऊपर तक तो ये पूरा हॉलो हेमिस्फेयर रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे, वाई सेंटर ऑफ मास क्या है, इंटीग्रल डीएम इंटू उसका सेंटर ऑफ मास बाय द टोटल मास। तो डीएम कितना लिख दें, डीएम लिखेंगे सिग्मा इंटू इसका एरिया। अच्छा, इसका एरिया कितना लिखें, कैसे करके करेंगे देखना ध्यान से। हम क्या करते हैं, थीटा पे जा करके एक डी थीटा लेते हैं, तो ये जो आर है वो मेरे को मिल जाएगा। ये आर कितना होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये आर क्या होगा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो सिग्मा इंटू इसका एरिया लिखना पड़ेगा, बेसिकली उस पतले स्ट्रिप का एरिया लिखना पड़ेगा। उसका एरिया के लिए उसका सरकमफरेंस चाहिए, दैट इज 2 पाई आर ऑफ दिस, दैट इज आर कॉस थीटा। सरकमफरेंस लिख लिए, और ये लेवल ये लिखना पड़ेगा मेरे को। इस स्ट्रिप को थोड़ा ध्यान से देखो, स्ट्रिप ऐसे करके, वो जो स्ट्रिप है वो ऐसे करके है, और ये क्या है, सेंटर से निकाला गया है, इसको ऐसे करके समझ रहे हैं आप, सेंटर से निकाला गया है, और ये डी थीटा है। तो ये जो लेंथ आएगा ये कितना आएगा, वो जो लेंथ आएगा वो आएगा आर डी थीटा। तो ये हो गया इसका लेंथ, और ये हो गया इसका विड्थ, 2 पाई आर कॉस थीटा, और वो हो गया विड्थ, ठीक है। तो पूरा डीएम हो गया, और इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, अरे ये जो रिंग है इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यही तो होगा वाई पे, मतलब वाई नहीं, इसका वाई सेंटर ऑफ मास क्या है, आर साइन थीटा। हाँ, ये वाला कितना है, अगर आप ध्यान से देखो ये है, दैट इज आर साइन थीटा, इसका वाई सेंटर ऑफ मास। तो लिख दिए, इतना दूर था डीएम, ये पूरा डीएम है, इंटू उसका वाई सेंटर ऑफ मास इज आर साइन थीटा, और टोटल मास कितना है, सिग्मा इंटू हेमिस्फेयर का एरिया होता है 2 पाई आर स्क्वायर, स्फेयर का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसका होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसको फटाक से हम अगर सॉल्व कर लें तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। ये कट गया, ये पूरा कट गया, क्या बचा देखो तो, आर बाहर आ गया और साइन थीटा कॉस थीटा, तो 2 मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो ऐसा आएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, ध्यान से देखो, थीटा 0 पे जब है तो रिंग ऐसे करके है, ठीक है। जैसे से थीटा हम बढ़ाएंगे रिंग ऊपर उठ रहा है, थीटा आ गया तो रिंग ऐसे हो गया, थीटा जब और उठाएंगे तो रिंग ऐसे करके बनेगा, पूरा ही अगर 90 कर दिया तो रिंग यहाँ छोटू सा आ जाएगा। तो क्या पूरा हॉलो हेमिस्फेयर कवर हो गया, यहां से स्टार्ट करेंगे ऐसे करके रिंग है, बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, जब 90 तक पहुंचे तो पूरा रिंग कवर हो गया अपना। सो देयरफॉर थीटा वेरी करेगा 0 से लेकर के 90 डिग्री तक। नीचे का तो सारा टर्म कैंसिल हो गया, सारा टर्म कैंसिल हो गया है, तो ये कितना आ गया r/2, और यह है साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन, 2 साइन थीटा कॉस थीटा इस साइन 2 थीटा, जिसका इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। अब अगर आप ध्यान से उसका इंटीग्रल करोगे तो r/2, और ये है माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस पाई का मतलब +1, सॉरी, माइनस कॉस पाई का मतलब +1, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये हो जाएगा +1/2। देखिए ये कट जाएगा, r/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये पढ़ा भी है हमने, हॉलो हेमिस्फेयर का होता है r/2। चलिए अब आते हैं सॉलिड हेमिस्फेयर फटाक से, और ये सारा जो प्रूफ है ये तो रटना ही आपको, और ये जो तरीका सिखा रहा हूं ना वो एलिमेंट लेने का, ये बहुत ही जरूरी है, वो ध्यान से देखना। एसेंशियली आपको कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एसेंशियली हम हर बार यही कर रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ छोटा सा एक एलिमेंट ले रहे हैं, उसका मास प्रॉपरली लिख रहे हैं, उसका वाई सेंटर ऑफ मास लिख दे रहे हैं, बाय टोटल मास लिख रहे हैं। एसेंशियली हमको हर बार यही करना है, तरीका अलग अलग है बट फॉर्मूला एक ही है। नाउ लेट अस टेक व्हाट, सॉलिड हेमिस्फेयर। सॉलिड हेमिस्फेयर का आंसर आप लोगों को पता होगा, वाई सेंटर ऑफ मास कितना आता है 3r/8, अपने को आंसर पहले से पता है, फिर भी हम देख लेते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। अब ये क्या है, एक सॉलिड हेमिस्फेयर, इसका एलिमेंट कैसे करके ले, इसका एलिमेंट लेने का दो तरीका है, या तो होलो हेमिस्फेयर करके ले सकते हैं हम, होलो हेमिस्फेयर करके ले सकते हैं जो ज्यादा आसान लग रहा है, या फिर आप डिस्क डिस्क करके भी इमेजिन कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करके।
ऐसे से करके भी इमेजिन कर सकते हैं, जैसे ये वाला क्वेश्चन में ऐसा करके एलिमेंट लिए थे, वो वाले क्वेश्चन में भी वैसा करके एलिमेंट लेके इंटीग्रेट कर सकते हैं यहां से यहां तक। क्लियर हो रहा है? वैसे करके एलिमेंट भी ले सकते हैं, बट मोर सिंपल इज टू यूज अ प्रीवियस रिजल्ट। प्रीवियस रिजल्ट के केस में ये सॉलिड है, ध्यान रखना, ये पूरा सॉलिड है, तो इस केस में हम जो एलिमेंट है वो ऐसा लेते हैं, एक हॉलो हेमिस्फीयर अंदर में ले रहे हैं, ठीक है, अंदर में क्या ले रहे हैं, एक हॉलो हेमिस्फीयर ऐसा। अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कई सारे हॉलो हेमिस्फीयर छोटा 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 करके चढ़ाएंगे तो पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बन जाएगा अपना, ठीक है। तो इसका रेडियस आर दिया हुआ है, कैपिटल आर पूरे का, और चूंकि ये वॉल्यूम वाला है तो इसके लिए रो दिया होगा, रो केजी पर मीटर क्यूब, रो दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरे को वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्स सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास के लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चलो, इंटीग्रल ऑफ डी एम, इसका मेरे को मास लिखना है। आप खुद से मास लिखने का कोशिश करो प्लीज। ये ध्यान दो, ये क्या है, हॉलो हेमिस्फेयर है। 3D में इमेजिन करो, नारियल काट के रखा हुआ है, उस हाफ नारियल है, हाफ नारियल ऐसे करके रखा हुआ है, 3D है ये, 2D नहीं है, कंफ्यूज नहीं, इट्स अ 3D। उसका मेरे को मास लिखना है। मास कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम इंटू उसका वॉल्यूम। जैसे यहां पे क्या लिखे थे, मास पर यूनिट एरिया इंटू इस रिंग का एरिया। इससे पहले क्वेश्चन में मास पर यूनिट लेंथ इंटू उसका लेंथ, यहां पे वॉल्यूम इंटू इसका वॉल्यूम। उसका वॉल्यूम क्या होगा, ऐसे करके 3D है तो उसका वॉल्यूम अगर आप ध्यान से सोचो तो वो जो हॉलो हेमिस्फीयर होता है उसका एरिया इंटू वो जो छोटू सा उसका विड्थ है, वही वॉल्यूम होगा, राइट, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं। तो ये जो हॉलो हेमिस्फीयर उसका एरिया कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, मान लो ये आर, तो उसका जो एरिया है, सरफेस एरिया है, वो तो 2 पाई आर स्क्वायर, और विड्थ कितना है, हम मान लेते हैं डी आर, तो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, 2 पाई आर स्क्वायर डी आर हो गया इस रिंग का वॉल्यूम। इसका सरफेस एरिया इंटू थोड़ा सा विड्थ डी आर, सरफेस एरिया इंटू थोड़ा सा विड्थ डी आर, ये वॉल्यूम हो गया, और ये रो, रो इंटू वॉल्यूम, मास आ गया, ओके। अब इसका वाई सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा, ये तो अपने को पता है r/2 पे होता है, तो ये जो मास लिए इसका वाई सेंटर ऑफ मास है r/2 पे, और टोटल मास कितना लिख दूं मैं, रो इंटू इसका टोटल कितना, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसका होगा 2/3 पाई आर क्यूब। पूरा जो स्फेयर है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये देख, फटक से कैलकुलेशन करना है अपना, 2 पाई कट गया, 2 पाई कट गया, और तो कुछ नहीं है, तो ऊपर में 1/r स्क्वायर, 1/2 बाहर आ रहा है सिर्फ, यहाँ से 3 ऊपर जा रहा है, और नीचे में आ रहा है r क्यूब, और यहाँ पे है, ध्यान से देखो, r पावर 3, इंटीग्रेट करना है हमको 0 से लेकर के r तक, तो ये आएगा r का पावर 4/4 r क्यूब डी आर, तो r का पावर 4/4 कितना आ रहा है, 3r/8 आ जा रहा है, सही है मतलब। तो बेसिकली आपको ये सीखना है कि एलिमेंट कैसे करके लेना है, बाकी तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। सो यहां तक हो गया। अब बात करते हैं फटाक से हम ट्रायंगुलर प्लेट का। ट्रायंगुलर प्लेट का आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, उसका प्रूफ काफी अच्छा है, एक बार प्रूफ देखने से पहले खुद ट्राई कर लो तो अच्छा लगेगा, अगर हुआ तो। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम, ट्रायंगुलर प्लेट का वाई सेंटर ऑफ मास, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 ट्रायंगुलर प्लेट, ध्यान से देख, ट्रायंगुलर प्लेट है, और आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगुलर प्लेट। ये वाला मैं कहता हूं आर, ध्यान से देखना प्रूफ, ये कहता हूं मैं आर, इधर भी आर है, ये आर है, इधर भी आर है, ये भी आर है और ये भी आर है, और हाइट में कह देता हूं एच, टोटल हाइट है अपना एच, ठीक है, टोटल हाइट है एच, और ये है आर। इसमें एलिमेंट कैसे करके लेना है, ट्रायंगुलर प्लेट है, ध्यान देना, सॉलिड है, सॉलिड प्लेट है, कैसे करके एलिमेंट लेंगे, ऐसे, तो ऐसे करके बना लिए। चूंकि ये भी सॉलिड है, इसके लिए क्या लिखेंगे, मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा केजी पर मीटर स्क्वायर, एरिया लिख लिया इसका भी, ओके।
एलिमेंट भी अपने को क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया। अब लिखते हैं फटाक से y सेंटर ऑफ मास। x तो 0 है, x सेंटर ऑफ मास 0 है, y सेंटर ऑफ मास लिखेंगे। y सेंटर ऑफ मास के लिए dm लिखेंगे। dm के लिए लिखेंगे सिग्मा इंटू इसका एरिया। सिग्मा इंटू इसका एरिया लिखने के लिए मेरे को इस रेक्टेंगुलर प्लेट का डायमेंशंस चाहिए। तो हम मानते हैं कि y पे जा करके हमने dy का एक स्ट्रिप लिया है। ओके, y पे जा करके dy का स्ट्रिप लिया है। ठीक, तो इसका एरिया लिखने के लिए इट इज बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखो, रेक्टेंगल है, प्योर रेक्टेंगल है। ये 2D है, ये 3D नहीं है, ये रेक्टेंगल है। तो ये वाला कितना हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो, सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे हम, विल यूज सिमिलर ट्रायंगल। मान लो ये है b, ये वाला है h माइनस वाई, ये है h माइनस वाई, ये है y, ये है r और ये है b। तो मेरे को b निकालना है, तो क्या लिख देंगे? b बाई आर इक्वल्स टू h माइनस वाई बाई h। b बाई आर इक्वल्स टू h माइनस वाई बाई h, वहां पे लिख दिया सिमिलर ट्रायंगल से। तो b आ गया मेरा। अब हम आराम से लिख सकते हैं उसका एरिया। सिग्मा इंटू इसका एरिया लिखना है। एरिया क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? 2 टाइम्स ऑफ दिस मच। और ये कितना है? r h माइनस वाई बाई h। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ कितना है इसका? dy। ये सिर्फ मास लिखा है अभी तक, ये लिखा है dm। और इसका y सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर है? y बाई टोटल मास कितना लिखेंगे? सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया हाफ इंटू बेस, ध्यान रखना 2r, और हाइट है h। तो सिग्मा सिग्मा कट गया, r और r कट गया, 2 और 2 कट गया, तो क्या क्या बाहर निकला? 2 बाई एच स्क्वायर h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई। ये कितना आएगा? 2 बाई एच स्क्वायर। अच्छा, y कहां से कहां वेरी करेगा? 0 से h। तो ये आएगा एच वाई डी वाई, मतलब h इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, h इंटू एच स्क्वायर बाई 2, एच क्यूब बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, वाई क्यूब बाई 3, मतलब एच क्यूब बाई 3। ये कितना आ गया? 2 बाई एच स्क्वायर, और ये आएगा एच क्यूब बाई 6। तो ये आ रहा है h और ये आ रहा है 3। तो ट्रायंगुलर प्लेट का आया h बाई 3। हाँ, यही होता भी है। तो ट्रायंगुलर प्लेट का ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है, रटने का जरूरत नहीं आपको, पर प्रोसीजर बस ध्यान दें। अब हम बात करते हैं फटाक से किसका? हॉलोकोन का। हॉलोकोन का बताऊंगा, सॉलिड कोन का आपको खुद खुद करना है। और दोनों में एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, वो भी बता दूंगा मैं। ध्यान से देखो, हॉलोकोन का बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखना। हॉलोकोन, ठीक। इस केस में क्या लेंगे? सिग्मा लेंगे कि रो? सिग्मा ही लेंगे, क्योंकि हॉलोकोन का भी सिर्फ एरिया होता है, तो सिर्फ सिग्मा। अच्छा, इसका भी हम ये वाला क्या पकड़ लेते हैं? r, और हाइट हम पकड़ लेते हैं h। और हम y हाइट पे जाकर के एलिमेंट चूज कर लेते हैं फटाक से ऐसे। इसका एलिमेंट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए, पहले वाले की तरह नहीं है। y पे जाके हमने ये चूज किया, क्या चूज किया? बेसिकली एक ये चूज किया है ना, वो बेल्ट टाइप का है, जैसे हम एक हॉलो हेमिस्फेयर में ले रहे थे ना, वैसा ही बेल्ट टाइप। इट्स ये 3D स्ट्रक्चर है, इट्स अ हॉलो कोन, इट्स अ 3D स्ट्रक्चर। तो ये जो बेल्ट है वो 3D है, ऐसे करके पूरा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं जब इंटीग्रेट करना स्टार्ट किया, हाँ ये y ले लेते हैं, ये आएगा h माइनस वाई, ये वाला चीज आ जाएगा अपना h माइनस वाई। ओके, मेरे को क्या लिखना रहता है? पूरा लिख रहा हूं यहाँ पे, dm इंटू उसका सेंटर ऑफ मास बाई पूरा dm। अब यहां जो dm लिखेंगे वो ध्यान से देखना, ये रिंग है। dm बेसिकली क्या है यहाँ पे? ये रिंग है, ठीक है। ये जो रिंग है ऐसे करके, इसका मेरे को एरिया चाहिए, क्योंकि मास लिखते टाइम सिग्मा इंटू उसका एरिया लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए। dm इस केस में क्या है? सिग्मा इंटू डी ए। तो उसका छोटू सा एरिया लिखना है मेरे को। इसका एरिया कैसे लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखिए। इसका एरिया लिखते टाइम 2 पाई आर इंटू ये लेंथ, राइट और रॉन्ग? 2 पाई आर सरकमफरेंस इंटू इसका विड्थ। तो
आर तो निकाले हैं हम बिल्कुल यहाँ पे ये वाले फैशन में निकालेंगे ना, कोई डिफरेंस नहीं है। तो आर तो यहीं से मैं फिर भी लिख देता हूं, चलो इसको पकड़ लो बी, तो फिर से वही इक्वेशन लिखेंगे बी बाई आर इक्वल्स टू एच माइनस वाई बाई एच, फिर से वही आएगा बी का वैल्यू। इस केस में लिखेंगे 2 पाई, एरिया लिख रहा हूं मैं इसका, तो ये सरकमफरेंस इंटू ये विड्थ लिखेंगे। सरकमफरेंस कितना है 2 पाई, आर को क्या लिख दे हम, आर एच माइनस वाई बाई एच, तो 2 पाई आर लिख लिया, सिग्मा इंटू एरिया लिख रहे हैं, सरकमफरेंस लिख लिए, और इसका विड्थ को क्या लिखें, डी वाई लिख दें, कुछ और होगा। इसका अगर विड्थ जो है ना, ध्यान दो, ये ऐसे करके, इसको तो थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं, इस केस में इसका जो विड्थ है उसको डी वाई नहीं लिख सकते आप बस मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लो, लास्ट में मैं समझाता हूं कि क्यों, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये एंगल हम पकड़ते हैं अल्फा, वी आर टेकिंग दैट एंगल टू बी अल्फा। सो अगर ध्यान से देखो, इसको जूम करो, ये वाला सेक्शन को थोड़ा जूम करते हैं, ये वाला मिटाते हैं, इसका तो हम लिख ही रहे हैं, और ये वाला है आर, और ये निकालना था मेरे को, तो बेसिकली ये वाला सेक्शन को जब मैं जूम करूंगा तो सेक्शन कैसा है, ऐसा। अगर ध्यान से देखो ये सेक्शन ऐसा करके है, राइट। अब ये जो सेक्शन आया, ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है क्या, हाँ ये वाला एंगल अल्फा दिया हुआ है, राइट। मेरे को ये विड्थ चाहिए, ये विड्थ चाहिए, और मेरे को क्या चीज पता है, ये देखिए ये एंगल अल्फा क्लियर है सबको, ये एंगल तो अल्फा दिया हुआ है ना, आई होप समझ में आ रहा है। ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, और ये कौन सा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसी को जूम किया है मैंने, ये वाला पोर्शन है। अब मैं जब y ले रहा हूं तो dy y के अलोंग होता है, ये अगर y जा रहे हैं ना तो dy उसी के अलोंग होगा, अगर आप x जा रहे हो तो dx x के ही अलोंग होता है, अगर आप कोई r ले रहे हो तो r उसी के अलोंग होता है, अगर आप थीटा ले रहे हैं तो d थीटा उसी के अलोंग होता है। उसी तरह से जब y लिए तो dy उसी के अलोंग है, इसका मतलब ये जो लेंथ है दिस इज बेसिकली dy, तो जो ये लेंथ है ये क्या होगा, dy बाई कॉस अल्फा, ठीक है। तो ये सरकमफरेंस इनटू उसका जो विड्थ है क्या लिखेंगे, dy बाई कॉस अल्फा, ये हो गया उसका मास, और इसका y सेंटर ऑफ मास कहां पे है, परफेक्टली y पे है, ठीक है। पूरा हम लिख लिए इसका dm इंटू वाई बाई टोटल मास कितना लिख दें इसका, सिग्मा इंटू, अगर आपको पता हो कौन का होता है, पाई आर एल, वेयर एल इज स्लैंट लेंथ, पाई आर एल इसका एरिया है, और सिग्मा है मास पर यूनिट एरिया, तो टोटल मास इतना हो गया इसका। इसको थोड़ा अगर हम सॉल्व करें फटाफट, पाई पाई कट गया, आर आर भी कट रहा है, क्या आ रहा है देखो, 2 बाई एच एल, अच्छा साथ में कॉस अल्फा भी है, और इधर है एच माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, वाई कहां से कहां तक, 0 से लेकर के एच तक वेरी करेगा वाई, तो ये कितना आ गया 2 बाई एच एल, कॉस अल्फा क्या है, कॉस अल्फा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज कितना है एल, और h माइनस वाई इंटू वाई डी वाई, तो अभी किए थे, कितना आ रहा था, एच क्यूब बाई 6, एच क्यूब बाई 6, देखिए एल एल कट रहा है, ये एच स्क्वायर हो जा रहा है, और ये आ जा रहा है एच बाई 3, यही पढ़े थे हम लोग, ठीक है। सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसमें। अब एक चीज ध्यान दो, अब आप पूछ सकते तो सर यहां पर ये वाला इसका स्पेसिफिक लेंथ क्यों लिए हैं, जबकि यहां पर ये वाला स्पेसिफिक लेंथ नहीं लिए। अगर आप ध्यान से देखो यहां पर ये लेंथ नहीं लिए थे, यहां पर dy को ऐसे पकड़ लिए थे, वर्टिकली पकड़े थे, स्लैंट नहीं लिए थे, जबकि उस केस में स्लैंट लिया गया। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए यहां पे ये अप्रोक्सीमेशन काम करता है और यहां पे अप्रोक्सीमेशन काम नहीं करता है। ध्यान से सुनो क्यों, जब 2D है ये, मतलब ट्रायंगुलर प्लेट है, जब ये 2D ट्रायंगुलर प्लेट है, इसको अंदर घसने का जरूरत नहीं, जब ट्रायंगुलर प्लेट है तो ऐसा करके था मेरा, पूरा इतना ही जो दिख रहा है 2D में उतना ही है,
इसका एरिया चाहे आप ये लिखो, इसका एरिया का फॉर्मूला चाहे वो लिखो, या फिर आप इस रेक्टेंगल का एरिया लिखो, आप उसका एरिया लिखो या इस रेक्टेंगल का एरिया लिखो, एरर कितना का आ रहा है? एरर आ रहा है इसका, सिर्फ इतना ही एरर आ रहा है। ये जो साइड में जो दो छोटा छोटा ट्रायंगल है उतना ही एरर आ रहा है। क्लियर है? तो हम क्या किए थे, इसका जब एरिया लिख रहे थे, इसका एरिया लिखते टाइम क्या किए थे, ये लिए थे लेंथ, ये लेंथ है 2 टाइम्स ऑफ ये वाला, ये लेंथ है, और विड्थ को क्या ले लिए? dy। विड्थ को हम बोल दिए डायरेक्ट dy। मतलब हमने एक रेक्टेंगल कंसिडर किया, रियलिटी में वो ऐसा करके एक ट्रेपीजियम था, पर अगर ट्रेपीजियम को रेक्टेंगल ले लें तो एरर कितना है? ये जो दो छोटा छोटा ट्रायंगल का एरिया है उतना है एरर। इस केस में क्या हो जाएगा देखो, इस केस में अगर हम अप्रोक्सीमेशन में, यहां पे अगर अप्रोक्सीमेशन में हम ये वाला लिख लिए, लेंथ इसका है 2 पाई आर, इसका लेंथ हो गया 2 पाई आर, अगर पकड़ लो ये आर है, 2 पाई आर इंटू विड्थ अगर मैं बोल दूं डी वाई, तो इसका जो रियलिटी में हम निकाल रहे हैं वो क्या निकाल रहे हैं? ये वाला। हम एक्चुअली ये निकाल रहे हैं, ये जो छोटा सा सिलेंडर आया ना, हम इसका एरिया निकाल दे रहे हैं। अब इसमें जो एरर है वो क्या है? सिर्फ ये ट्रायंगल एरर है, या ये ट्रायंगल का जो पूरा 3D वर्जन है वो एरर है? इसमें एरर क्या है? अगर मैं dy पकड़ लूं 2 पाई आर इंटू डी वाई, अगर इसमें मैं एरिया 2 पाई आर इंटू डी वाई बोलूं तो एरर क्या है? ये सिर्फ ट्रायंगल है, या ये रियलिटी में 3D है पूरा? यहाँ पे ये पूरा 3D है, तो ये जो एरर है ट्रायंगल, ये पूरे 3D में ऐसे करके जाएगा। तो अगर आप एरर परसेंट निकालेंगे तो वो जो एरर वाला एरिया है बाई रियल एरिया will become significant. This error percentage becomes significant, whereas in this case it doesn't become significant. Therefore ऐसे करके approximation नहीं लेते हैं, and this is a standard. This is a standard which we have to follow, कि जब भी hollow cone दिया रहे तो अपने को ये वाला कंसिडर करना है, और जब एरिया आए तो ऐसे करके हम dy कंसिडर कर सकते हैं। इसीलिए जब हॉलो हेमिस्फीयर का, हॉलो हेमिस्फीयर के तो केस में हाँ, आप हॉलो हेमिस्फीयर का भी जब देखे होगे, प्रूफ किया था। हॉलो हेमिस्फीयर में एरिया निकालते टाइम हमने क्या पकड़ा था याद है? आर डी थीटा लिया था, ये वाला लिया था लेंथ, डी आर नहीं पकड़ लिया था, ये वैसा उल्टा सीधा कुछ नहीं पकड़ा था, ये वाला पकड़ा था, इसका सरकमफेरेंस पकड़ा था, और ये वाला स्लैंट आर डी थीटा लिया था, अगर आपको याद हो हॉलो हेमिस्फीयर का प्रूफ करते टाइम। अगर आप सॉलिड हेमिस्फीयर का प्रूफ कर रहे हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर का अगर आप प्रूफ कर रहे हैं, तो उसमें हमने प्रूफ हॉलो हेमिस्फीयर के मदद से किया था, पर आप छोटा छोटा डिस्क लेके भी कर सकते हैं, डिस्क लेके भी आप कर सकते हैं प्रूफ। आप y पे जा करके एक डिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इस केस में जब y, इसका जब आप एरिया लिखेंगे, इसका एरिया, इसका जो वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, एक्चुअली ये क्या है? हॉलो हेमिस्फीयर। इसमें जब इसका छोटा सा dv मतलब dm लिखते टाइम क्या लिखेंगे? रो इंटू dv। तो dv लिखते टाइम प्लेट का एरिया इंटू dy लिख सकते हैं, उस समय ये लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि इस केस में एरर छोटा होगा। क्लियर है आप? तो जब वॉल्यूम बॉडीज का बात होता है तो आप वो dy वाला अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, पर जब वॉल्यूम बॉडीज नहीं है, एरिया वाला बॉडीज है, तो अगर स्लैंट आएगा ना, स्लैंट चीज, तो उसका लेंथ लेते हैं हम, अदरवाइज एरर परसेंट काफी ज्यादा हो जाएगा। तो ये एलिमेंट सिलेक्शन आपको काफी ढंग से क्लियर होना चाहिए। तो हॉलो कोन का कर दिए, अब सॉलिड कोन का आपको खुद से कर लेना है। सॉलिड कोन का आंसर हम लोग को पता है कितना होता है? h/4। अब ये जो प्रूफ्स था उसमें एक फटाक से हम लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है उसको फटाक से हम समराइज करते हैं, क्योंकि इस प्रूफ से द एसेंस इज, ये प्रूफ कभी एग्जाम में नहीं आने वाला आपका। ये प्रूफ मे भी स्कूल में पूछ दे, मे भी नहीं पूछे, पर ये प्रूफ कराने का पर्पस क्या था? टाइम पास करना नहीं, प्रूफ कराने का पर्पस है कि आपको एलिमेंट सिलेक्शन आना चाहिए, आपको इंटीग्रेशन में कंफर्टेबली फील होना, आपको कंफर्टेबल, यू शुड बी कंफर्टेबल व्हाइल इंटीग्रेटिंग। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज सेंटर ऑफ मास of non-uniformly distributed bodies. Non-uniformly, center of mass of non-uniformly distributed bodies.
उस केस में भी जो फॉर्मूला है वो यही रहता है, एंड दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ वो पूरा जो कहानी सुनाया गया, दैट दिस वाज द मेन पर्पस, दैट व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस यू शुड बी वेरी मच कंफर्टेबल। वो सारा प्रूव कराने का यही पर्पस था कि जब भी हम नॉर्मल सिचुएशन सिग्मा एम आई एक्स आई वो सब नहीं लगा पाते हैं, तो उस केस में क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं और उसका सेंटर ऑफ मास लिखते हैं। और जब नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज आएगा तो भी यही करेंगे, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज के केस में भी डायरेक्टली तो हम कहीं बता नहीं सकते ना किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे है। लाइक फॉर एग्जांपल, सीधे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मान ले यहाँ पे एक रॉड रख दिया ऐसे करके, इसका टोटल लेंथ मैं कह रहा हूँ 10 मीटर ले लेते हैं, रॉड का लेंथ ले लेते हैं 10 मीटर, और इसका चूंकि लेंथ है तो लैम्डा वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, सपोज लैम्डा वेरी कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लाइक 3x kg पर मीटर, मैं कहता हूं ऐसा करके वेरी कर रहा है लैम्डा। इसका सेंटर ऑफ मास बता सकते हैं क्या डायरेक्टली 5,0 पे होगा? सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट ये होगा क्या? नहीं, ये नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, क्योंकि अगर आप लैम्डा देखोगे ध्यान से, लैम्डा इज इंक्रीजिंग विथ एक्स। यहाँ पे लैम्डा कितना है? x इक्वल्स टू 0 पे, x इक्वल्स टू 0 पे लैम्डा कितना है? 0। मतलब ये पॉइंट छोटू सा मासलेस है ऑलमोस्ट, और जब दूर जाते जाएंगे जैसे जैसे लैम्डा इंक्रीज कर रहा है, जैसे x बढ़ाओगे 3x बढ़ेगा, लैम्डा बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे मास पर यूनिट लेंथ इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर मास विल आल्सो इंक्रीज, रॉड यहाँ पे ज्यादा भारी हो जाएगा, तो सेंटर ऑफ मास 5 से ज्यादा आएगा। तो डायरेक्टली देख के बोल पाना पॉसिबल इस केस में नहीं है, देयरफॉर वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब ये रॉड है, फटाक से देखो, y सेंटर ऑफ मास तो 0 होगा, x सेंटर ऑफ मास क्या कर लें? dm। बार बार बोल रहा था dm कैसे लेंगे? dm ऐसे लेंगे जिसको अगर इनफाइनाइट टाइम्स जोड़ दें तो क्या मिल जाए? पूरा ही मेरे को वो बॉडी मिल जाए। डीएम का मतलब क्या है? फॉर्मूला देखिए, यहाँ जो डीएम लिखे उसका क्या मतलब है? एक छोटा सा बॉडी ऐसा करके लेंगे जिसको इंटीग्रेट करें, हम इंटीग्रेट करें मतलब कई बार अगर वैसा बॉडी रख दें तो फाइनली क्या बन जाए? पूरा बॉडी। तो इस केस में क्या है? बहुत सिंपल है, हम एक्स पे जा करके एक छोटू सा ऐसा डीएक्स ले लेते हैं, एक्स पर जा करके एक छोटा सा डीएक्स वाला एलिमेंट, ये अगर ऐसा कई सारे एलिमेंट लेंगे तो पूरा रॉड फॉर्म हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज द एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट इन दिस केस। और उसका डीएम मास कितना है इसका? लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इनटू उसका लेंथ dx। इसका लेंथ हम कितना ले लिया? dx। और इसका लैम्डा कितना हो जाएगा? x पे है ना, x पे जा करके dx, ये तो x पे लैम्डा कितना है? 3x। x पे लैम्डा कितना है? 3x। तो 3x dx ये क्या हो गया? उसका छोटा सा मास, लैम्डा इंटू लेंथ। अरे मास होता है ना dm, dm को क्या लिखेंगे? मास पर यूनिट लेंथ इंटू dl, मास पर यूनिट लेंथ इंटू छोटा सा लेंथ। तो छोटा सा लेंथ यहाँ पे है dx, तो लैम्डा dx होगा छोटा सा मास, वही लिखा है लैम्डा dx। ये हो गया dm, और उसका सेंटर ऑफ मास x का कितना है? x। छोटा सा ऑब्जेक्ट हो गया ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो x पे ही है, बाई टोटल मास। टोटल मास कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन, लैम्डा dx का इंटीग्रेशन, लैम्डा dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 10, 0 टू 10, x है ना, x कहां से कहां तक वेरी कराएंगे कि पूरा रॉड का फॉर्मेशन हो जाए, फ्रॉम 0 टू 10। आई होप ये क्लियर है आपको। मैं और भी एग्जांपल्स दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ये तो 3 3 उड़ जा रहा है। ये ऊपर में क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब बाई 3 आ रहा है ऊपर में, एक्स क्यूब बाई 3 ऊपर में आ रहा है, और नीचे क्या आ रहा है? एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2। ये कितना आ गया? 20/3, 6 से भी बड़ा आ जा रहा है, 20/3 मीटर। एक्स सेंटर ऑफ मास इतना दूरी पे है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ एक्स सेंटर ऑफ मास। अगर आपको समझ में आया तो फटाक से ये वाला क्वेश्चन करो। ऐसा करके रॉड रख दिया हूं, इसका लैम्डा ले लो, लैम्डा नॉट एक्स kg पर मीटर, लेंथ इज l, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस पर्टिकुलर रॉड। सेकंड क्वेश्चन में रॉड ऐसे करके रख दिए हैं, या ऐसे करके मतलब ठीक, ऐसे करके, हाँ ठीक, ऐसे करके रख लेते हैं, चलिए ऐसे करके रॉड को रख लिए, सेंटर, रॉड का सेंटर है ओरिजिन पे, ठीक है, रॉड का सेंटर ओरिजिन पे रखा हुआ है, टोटल लेंथ है l, और लैम्डा वेरी कर रहा है 2x kg पर मीटर। ये वाला कोऑर्डिनेट मैं कहता हूं 10, ज्यादा बड़ा ले लिया, छोटा सा ले लेते हैं, 8,0, एल एल हटा दो फिर, 8,0, और यह है -4,0,
और लैम्डा वेरी कर रहा है 2x kg पर मीटर। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। चलिए फटाक से देख लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, x सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो इंटीग्रल dm, dm बोले तो कोई भी x पे जाके एक छोटा सा dx लेते हैं, उसका मास कितना हो जाएगा, लैम्डा dx, ये हो गया dm, और उसका x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, x ही होगा, बाय टोटल मास के लिए लैम्डा इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू l, 0 टू l, ये कितना है देखो तो, लैम्डा x स्क्वायर बाई 2, सॉरी x स्क्वायर dx है ना, एक्स क्यूब बाई 3 बोले तो एल क्यूब बाई 3, और ये क्या है, लैम्डा नॉट काट दो, और यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 2, ये दिस इज 2l बाई 3। ठीक है, 2l बाई 3। अब यहाँ पे देखो फटाक से सेकंड क्वेश्चन, इस केस में फिर से वही करना है अपने को, एक्स सेंटर ऑफ मास क्या लिख दे, इंटीग्रल ऑफ, हम क्या करते हैं एक्स पे जाके एक छोटा सा dx ले लेते हैं, उसका मास कितना लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx, ये छोटा सा मास हो गया, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, एक्स पे ही है, और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, -4 से लेकर के 8 तक, ये ध्यान रखना, -4 से लेकर के 8 तक, और टोटल मास कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ लैम्डा dx फ्रॉम -4 टू 8, ये कितना आ रहा है, 2x क्यूब बाई 3, x क्यूब बाई 3 -4 8, और यहां पे आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, दैट इज एक्स स्क्वायर, और इसका भी लिमिट है -4 टू 8। ठीक है, ये आप खुद से कर लो, जो भी आंसर है वही होगा, ये 1/, ये आएगा एक्स सेंटर ऑफ मास इसका। ठीक है, अब ये वाला अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप। अब जैसे यहाँ पे तो मैं सिर्फ लेंथ का बात कर रहा था, अगर आपको एरिया टाइप से दे दे तो, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा करके, मान लो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, लेंथ a है और विड्थ b है, लेंथ a है और इसका विड्थ b है, और आपको, अच्छा ये तो रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका मतलब क्या देगा, लैम्डा रो की सिग्मा दे देगा, क्योंकि एरिया है, तो कह रहा है लैम्डा kg पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ इसका सिग्मा, आपको बोला है फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ मास, सिग्मा ऐसे वेरी कर रहा है, सॉरी, सिग्मा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कितना पकड़ लेते हैं, सिग्मा नॉट एक्स ही ले लेते हैं, चलो सिग्मा नॉट एक्स ऐसे करके वेरी कर रहा है, ऐसे करके वेरी कर रहा है, चलो सिग्मा नॉट एक्स स्क्वायर वेरी कर रहा है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर बॉडी के लिए आपको बताना है इसका एक्स सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, वाई सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, दोनों बताना है, एक्स सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, वाई सेंटर ऑफ मास दोनों बताना है, कहां पे होगा। मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं, चलो पहला क्वेश्चन वो है, दूसरा क्वेश्चन है, ये लेंथ है a, विड्थ है b, सिग्मा वेरी कर रहा है विथ y, सिग्मा नॉट y, बस ये भी एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, सब कुछ दे दिया, इसका भी x और y सेंटर ऑफ मास बताना है, और फाइनली तीसरा फिगर है, ये एक सर्कल है, इसका सिग्मा वेरी कर रहा है विथ r, रेडियली वेरी कर रहा है, r0 x क्यूब kg पर मीटर स्क्वायर, ऐसे करके वेरी कर रहा है, आपको सेंटर ऑफ मास बताना है तीनों ही केसेस में, तीनों ही केस में आपको यू आर सपोज टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, चलो पहला केस देखते हैं हम लोग फटाफट, पहले केस में बताओ सिग्मा वेरी कैसे कर रहा है, x के साथ कि y के साथ, सिग्मा वेरी कर रहा है x के साथ, तो जैसे जैसे हम x बढ़ाएंगे सिग्मा वेरी कर रहा है, तो कोई भी एक x पे आके तो हम dx का बात करेंगे ना, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक x पे आ करके थोड़ा सा आगे अगर हम मूव करें, ज्यादा आगे नहीं, x पे आकर के थोड़ा सा अगर हम आगे मूव करते हैं, x पे आकर के अगर हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, तो ये जो स्ट्रिप है इसमें हम मान सकते हैं सिग्मा ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, x के साथ वेरी कर रहा है, कोई एक x पे आकर के थोड़ा सा dx अगर मूव करेंगे तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि इस पूरे स्ट्रिप में सिग्मा इज कांस्टेंट, राइट, क्योंकि x के साथ वेरी कर रहा है। क्लियर है इतना? तो ऐसे करके हम पहले एलिमेंट चूज कर लेना जरूरी है, एलिमेंट ऐसे करके चूज करेंगे, पहले फॉर्मूला नहीं लिखते, पहले एलिमेंट डिसाइड करते हैं कैसे करके लेंगे, एलिमेंट डिसाइड कर लिए प्रॉपरली, फर्स्ट स्टेप है ये, और हमको ये भी समझ में आ रहा है कि एलिमेंट को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा,
क्योंकि इसी को ऐसे कई सारे स्ट्रिप्स लेके अगर हम ऐड करेंगे तो पूरा रेक्टेंगल मिल जाएगा अपने को। तो सब कुछ अभी क्लियर है। अब एक्स सेंटर ऑफ मास लिखते टाइम क्या लिखते हैं, डीएम। डीएम बोले तो सिग्मा इंटू इसका एरिया। डीएम क्या होता है, या तो लैम्डा इंटू डीएल, या फिर सिग्मा इंटू डीए, या फिर रो इंटू डीबी, यही होता है ना। इस केस में एरिया है तो सिग्मा इंटू डीए। तो सिग्मा दिया हुआ है कितना, एक्स पे सिग्मा कितना है, लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर इंटू इसका एरिया। उसका एरिया कितना लिखें, विड्थ तो है बी और ये लेंथ था छोटा सा dx, तो dx इंटू बी एरिया लिख दिए। ये क्या मिल गया, dm। और इसका x सेंटर ऑफ मास कहां पे है, x पे ही तो है। इसका x सेंटर ऑफ मास तो यही होगा ना, x पे, काफी छोटा सा है तो ऑलमोस्ट कहां पे है, x पे ही, तो x पे ही लिख दिए। तो इंटीग्रल dm इंटू उसका सेंटर ऑफ मास बाय द टोटल मास। टोटल मास क्या होगा, सिग्मा ए बी। ऐसा नहीं लिख सकते, मास भी इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे, x पे जा करके dx लेंगे, x पे जा करके dx लेंगे और उसका एरिया लिखेंगे तो सिग्मा इंटू डी ए कितना है देखो, बी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, जीरो से लेकर के a तक, जीरो से लेकर के a तक। ये कट गया, ऊपर में आया क्या देखो, अच्छा बी भी कट जा रहा है। ऊपर में आ रहा है एक्स क्यूब डी एक्स, ए का पावर 4/4, और नीचे आ रहा है एक्स स्क्वायर डी एक्स, बोले तो a क्यूब बाई 3। सो दिस इज 3/4 a। ये आंसर, ठीक है, 3a/4। अच्छा, y सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इसका, देखो y के अलोंग कुछ भी वेरी नहीं कर रहा, y के अलोंग कुछ भी वेरी नहीं कर रहा। आप चाहे तो लंबा प्रोसेस भी कर सकते हो। इंटीग्रल, अगर आप यहां पे आओगे और अगर मेरे को इसका एरिया लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, वहां पे सिग्मा कितना है, यहां पर सिग्मा कितना है, खैर हम तो ऐसे ले ही नहीं सकते, यहां पर तो पूरा सिग्मा वेरी कर रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे यहां से यहां तक सिग्मा ही वेरी कर जा रहा है, तो एलिमेंट ऐसे ले ही नहीं सकते। मैं ऐसे ये मैं ऐसे ही बोल रहा था, आपको ये देख के फीलिंग आ रहा है वाई सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। वाई सेंटर ऑफ मास का इसका आंसर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, करने का जरूरत नहीं हमको। वाई सेंटर ऑफ मास का आंसर होगा b/2, क्योंकि वाई के अलोंग तो वेरी नहीं कर रहा ना, वेरी तो ऐसे करके कर रहा है। आप समझ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, ऐसे करके देखो, ये सारा मैं कई सारा रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बना रहा हूँ समझाने के लिए। सपोज ऐसे करके कई सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। और मान लो इसका मास है 1 kg, इसका मास है 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg, 8 kg। ऐसा करके मैं सारा स्ट्रिप्स रख दिया, कई सारा रेक्टेंगल्स आई हैव केप्ट लाइक दिस, एंड आई कैन से दैट सिग्मा इज इंक्रीजिंग, देयरफॉर द मास एज आई एम गोइंग इन दैट डायरेक्शन इज इंक्रीजिंग एज वेल। इट इज इंक्रीजिंग डेफिनेटली। सो दिस इज द इंडिविजुअल मासेस। ये नंबरिंग से कंफ्यूज नहीं होना, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, 1 3 8 सपोज ऐसे करके 10 और 5 6, टेक इट लाइक 2। दिस मासेस आर जस्ट केप्ट रैंडमली। अगर मैं आपको बोला इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहां पे, ना ये यूनिफॉर्म वेरिएशन का है, ये यूनिफॉर्म है, दे आर इंडिविजुअली ऑफ यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे इंडिविजुअली ये यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन का है ना, so these blocks which are kept are individually of uniform mass distribution only। तो इसका y सेंटर ऑफ मास तो इसी पे हाफ पे लाई करेगा, क्योंकि इस 1 का सेंटर ऑफ y सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे। 3 का y सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, बीच में ही होगा। अरे y वाला सेंटर ऑफ मास, x का बात नहीं कर रहा, y वाला। 3 का y सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे। 8 का y सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, यहाँ पे। ये 10 का y सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे। सबका तो बीच में ही है, तो पूरा सिस्टम का भी बीच में लाई करेगा, क्योंकि सिग्मा ऐसे वेरी कर रहा है, ऐसे वेरी नहीं कर रहा। तो ऐसे का जो y एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा वो देख के ही बता सकते हैं, वो डायरेक्टली बोल देंगे हम b/2, करने का जरूरत नहीं है। ऐसे करके आप समझ में आया हो आपको क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ फटाक से। अगर आप देखो सिग्मा y वेरी कर रहा है, y के साथ वेरी कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, y पे जा करके एक dy लेंगे और इसका सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल dm बोले तो सिग्मा कितना है देख, सिग्मा नॉट y, और उसका एरिया कितना हम लेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये है dm, और उसका y सेंटर ऑफ मास। पहले हम y से बात किसका कर रहे हैं, y सेंटर ऑफ मास का। x सेंटर ऑफ मास तो देखते ही बोल देंगे हम कितना होगा, a/2। x सेंटर ऑफ मास तो यहाँ पे ही लाई करेगा, ये वाले लाइन पे, a/2, उसमें कोई डाउट नहीं है। y सेंटर ऑफ मास कहाँ पे वेरी करेगा वो नहीं पता अपने को, क्योंकि y के लॉन्ग ऑफ कोर्स हाफ से ज्यादा ही ऊपर होगा, y के लॉन्ग वेरी कर रहा है इसीलिए।
सिग्मा नॉट वाई इंटू ए डी वाई क्या है, मास। ये सिग्मा है और ये एरिया है, तो पूरा डीएम हो गया। ये सिग्मा है और ये एरिया है, तो पूरा डीएम हो गया। और इसका वाई सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, वाई पे। वाई वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 टू बी बाई इंटीग्रल सिग्मा नॉट वाई, और उसका एरिया कितना है, ए डी वाई, और ये वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू बी। इस तरह से सिग्मा नॉट ए कट गया। ये है वाई स्क्वायर, तो आएगा बी क्यूब बाई 3, और यह है वाई डी वाई, ये आएगा बी स्क्वायर बाई 2, तो ये आ रहा है 2b बाई 3। ठीक है, समझ में आया। राइट सेंटर ऑफ मास a बाई 2 पे होगा। इसका देखो ध्यान से, r कैसे, मतलब मास कैसे वेरी कर रहा है, रेडियली। तो अगर आप एक r पे आओगे, ऐसा करके एक एलिमेंट लोगे, ऐसा करके अगर आप एक एलिमेंट ले रहे हो, तो इंटीग्रल, उसका मास कितना लिखेंगे, उसका मास लिखेंगे 2 पाई r dr, और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये जो एलिमेंट है इसको हम अगर कई सारे लेंगे तो जीरो, ये पूरा रिंग बन जाएगा। डिस्क है ये बेसिकली, ये समझना था आपको, सिग्मा दिया है तो डिस्क ही होगा। तो 2 पाई आर डी आर ले लिए, मतलब एलिमेंट सिलेक्शन समझ रहे होगे आप। ये पूरा ऐसे करके एक सॉलिड डिस्क है, तो ऐसे करके एलिमेंट ऐसे करके लेंगे, उसी को इंटीग्रेट करेंगे, छोटा 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 बड़ा, तो पूरा डिस्क मिल जाएगा। तो इस छोटू वाले का क्या लिखेंगे हम, मास डीएम। डीएम कितना लिखेंगे, सिग्मा इंटू उसका एरिया 2 पाई आर डी आर, डीएम लिख दिए, ये हो गया डीएम। और उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, सपोज एक्स सेंटर ऑफ मास का बात कर रहे हैं, तो कहाँ लिखेंगे, 0, यहीं पे है ना। बाई जो भी मास आएगा ये तो 0 ही आएगा, ये 0 आ गया। इसीलिए हमको फीलिंग भी आना चाहिए कि अगर रेडियली वेरी कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास तो ओरिजिन पे ही रहेगा ना। ऐसा अगर आप कई सारा डिस्क रख दोगे पतला पतला, मान लो ये है 1 kg का, है ना, सेंटर यहाँ पे, सेंटर ओरिजिन पे। फिर ये वाला डिस्क ले लो आप, 2 डिस्क नहीं, रिंग है 2 kg का, ये वाला रिंग ले लो 1.5 kg का। ऐसा अगर कई सारा आप रिंग्स रख दोगे, पर सबका अगर सेंटर यहाँ पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, उससे बड़े वाले रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, उससे बड़े वाले रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, उससे बड़े वाले रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, तो सबका तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे है, पूरे सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे हो जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्ट 0,0 करने की जरूरत नहीं। तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ वेरिंग या नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एरिया वाला एक एग्जांपल कर लिए, अब एक वॉल्यूम वाला कर लेते हैं, देखो फटाक से। लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर। लेट अस कंसीडर, कौन सा क्वेश्चन नंबर था पता नहीं। लेट अस कंसीडर दैट देयर इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर, ऐसा करके, हाँ, दिस इज अ सॉलिड हेमिस्फीयर। टोटल रेडियस आपको दे दिया है r, और इसका रो, सॉलिड हेमिस्फीयर है मतलब अंदर में कंटेंट है, सॉलिड हेमिस्फीयर, कंटेंट है भरा हुआ, पूरा कंटेंट है अंदर में। और रो जो है ये वेरी कर रहा है आर के साथ एज रो नॉट आर स्क्वायर। कुछ भी ले लेते हैं थोड़ा सा टफ दिखने के लिए बस टफ लग रहा है, ऐसा है नहीं कुछ। रो को ले लिए रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2, रेडियली वेरी कर रहा है, ध्यान दो, केजी पर मीटर क्यूब, क्योंकि रो है तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2 केजी पर मीटर क्यूब, रो ऐसे करके वेरी कर रहा है। आपको बोला फाइंड द सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास बताना है हमको। तो इसका प्रूफ याद है आपको, सॉलिड हेमिस्फीयर का प्रूफ जैसे हम किए थे एग्जैक्टली उसी फैशन में करना है हमको। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए और फिर मैं बोर्ड पे भी कर देता हूं। एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर मैं तो बोर्ड पे भी करता हूं। चलो देखो, करना क्या है अपने को इस केस में, इंटीग्रल डीएम इनटू उसका सेंटर ऑफ मास बाय द टोटल मास, राइट। एक बात तो हम समझ रहे हैं कि चूंकि रेडियली वेरी कर रहा है रो कैसे वेरी कर रहा है, रेडियली। तो हम एलिमेंट ऐसा करके लेंगे, कैसा, ऐसा, ये है मेरा एलिमेंट, ठीक है। और ये है क्या, एलिमेंट क्या लिए हम बेसिकली, माई एलिमेंट इज, ये पूरा एक लिए हैं, इट इज अ हॉलो हेमिस्फेयर। कई सारे ऐसे हॉलो हेमिस्फेयर्स को मिला के क्या बन जाएगा, ये सॉलिड हेमिस्फेयर। तो हम एलिमेंट तो ऐसा लिए, इसमें कोई डाउट का बात नहीं। और चूंकि ये काफी पतला है, इसका विड्थ dr है, और सपोज ये लोकेटेड है r पे, तो हम कह सकते हैं इस हॉलो हेमिस्फेयर का रो कांस्टेंट है, उसके लिए रो कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये r पे जाके dr काफी पतला है ना,
तो आर ऑलमोस्ट, आर तो चेंज ही नहीं हुआ, आर पे जाके पतला सा डी आर लिए हैं, तो ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि इस पूरे रेडियल फील्ड में रो कांस्टेंट है। अब हमको लिखना है डीएम। डीएम क्या होगा, मैं साइड से निकाल देता हूं। डीएम क्या लिखेंगे, रो इंटू डीवी, राइट। डीएम इस केस में वॉल्यूम बॉडी है, तो रो का कितना दिया हुआ है वैल्यू, देखो रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2, तो ले लेते हैं रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2, और वॉल्यूम डीवी कितना लिखेंगे, इसका सरफेस एरिया इंटू डी आर, इसका वॉल्यूम लिखना है ना, तो ऊपर का सरफेस एरिया और छोटा सा विड्थ, सरफेस एरिया और उसका विड्थ, तो पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। सरफेस एरिया छोटा सा विड्थ, तो पूरा वो वॉल्यूम मिल गया उसका। तो डीवी को क्या लिख दें, पूरा का सर्कल का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, उसका है 2 पाई आर स्क्वायर, और विड्थ द डी आर, बस हो गया। तो रो इंटू छोटा सा वॉल्यूम, डीएम मिल गया। तो डीएम कहां पे छाप लेते हैं, ये कितना है, रो नॉट आर का पावर 4 पाई, रो नॉट आर का पावर 4 पाई डी आर, सही है, रो नॉट आर का पावर 4 पाई डी आर, ठीक है। डीएम मिल गया, और उसका वाई सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, इस जो हेमिस्फेयर है उसका भले ही कुछ भी रो हो, मेरे को टेंशन नहीं है, पर इसका वाई सेंटर ऑफ मास तो मेरे को पता है कहां पे होता है, आर बाई 2 पे, इसका भी आर बाई 2 पे होगा। एक हॉलो हेमिस्फेयर अगर है, इसका मास चाहे 1 किलो हो चाहे उसका मास 2 किलो हो, ठीक है, जब तक इस ये जो हॉलो हेमिस्फेयर है इसके अंदर का खुद का अगर मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा भारी हो गया यहाँ कम भारी हो गया, फिर यहाँ ज्यादा भारी हो गया यहाँ कुछ और वेरिएशन है, वैसा नहीं, इसके अंदर खुद का तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कितना है फर्क नहीं है, 2 केजी का है या 3 केजी का, उससे फर्क नहीं, तो इसके अंदर खुद में यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कितना है, जो भी है रो, रो एट सम पर्टिकुलर आर, तो कांस्टेंट है ना उसके लिए अपना, तो उसके लिए अपना जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो तो आर बाई 2 ही रहेगा, उसका अपना जो वाई सेंटर ऑफ मास है वो तो आर बाई 2 ही रहेगा। ये समझ में आ रहा है ना, इसका खुद का जो भी मास रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर बाई 2 ही रहेगा वाई सेंटर ऑफ मास। बाई टोटल मास कैसे करके लिखेंगे, टोटल मास लिखेंगे डीएम का इंटीग्रेशन, डीएम का इंटीग्रेशन बोले तो रो नॉट पाई आर का पावर 4 डी आर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, बस यही करना है। देखो रो नॉट पाई, और ये क्या है, आर का पावर 5, 1/2 को बाहर निकाल लेते हैं, 1/2 को बाहर निकालिए तो आर का पावर 5, आर का पावर 6/6, और यहाँ पे क्या है आर का पावर 4, तो आर का पावर 5/5, ये क्या आ गया 5/12 आर, 5r/12, ये आंसर 5r/12 इज द आंसर, रो नॉट आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, क्लियर है कैसे करके करना है आपको एसेंशियली। तो ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब 12th क्लास में जाओगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो कहीं कहीं टफ टफ क्वेश्चन में ऐसे करके भी करना पड़ेगा आपको, ग्रेविटेशन में करना पड़ सकता है। सो देयरफॉर आई होप यू हैव अंडरस्टूड हाउ टू चूज द एलिमेंट प्रॉपरली, एंड फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है आपको, छोटू सा एलिमेंट प्रॉपरली लो कि जिसको इंटीग्रेट करने से मेरे को पूरा बॉडी मिल जाए, लिमिट्स का ध्यान रखना कहां से कहां जाएगा, इनटू उसका एक्स सेंटर ऑफ मास या उसका वाई सेंटर ऑफ मास बाय इंटीग्रेशन ऑफ द कंप्लीट थिंग। एक लास्ट एग्जांपल के साथ में खत्म करता हूं, देखो फटक से, आपको मैंने कहा था बताऊंगा ये वाला आपको, इट इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ एन आर्क, it is a small portion of an arc, say it has a length of m, sorry it has a mass of m, small portion है, आर्क है ऐसे करके एक सर्कल का, और मैं कहता हूँ ये वाला एंगल आप पकड़ लो, पूरा एंगल है अल्फा, पूरा एंगल है अल्फा, मेरे को इसका बताना है सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा, ये मान लेता हूँ x और ये मान लेते हैं हम y, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास बताना है मेरे को, तो क्या करेंगे, फिर से वही करना पड़ेगा अपने को, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, चलो थीटा पे जा करके डी थीटा लेते हैं, डी थीटा ये हो गया, थीटा पे जा करके डी थीटा लिए, इसका मास लिख सकते हैं क्या, उसका मास हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कितना मास होगा उसका, इंटीग्रल ऑफ, हम बेसिकली क्या कर रहे हैं डीएम वाई बाई इंटीग्रल ऑफ डीएम, क्योंकि हमको पता है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट पे तो लाई करेगा, ना ही इधर ना ही उधर, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास का जब बात करेंगे, इसका मास कितना लिखेंगे, मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ कितना है रे, इसका रेडियस अगर r पकड़ लें तो r थीटा, सॉरी r अल्फा, कोई भी अगर आर्क होता है, ये आर्क का लेंथ कितना होता है, ये अगर r है और ये थीटा है तो आर्क का लेंथ कितना होता है, r थीटा होता है ना,
तो ये भी हो जाएगा r इंटू अल्फा, इस आर्क का लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ आ गया, इंटू ये छोटू सा कितना है r d थीटा, तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, ये हो गया dm। अच्छा, इसका y सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, इसका y सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, देखो y सेंटर ऑफ मास ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते, ये अल्फा है तो ये क्या होगा अल्फा माइनस थीटा, तो होगा r कॉस, सॉरी ये है अल्फा बाई 2, तो ये क्या है अल्फा बाई 2 माइनस थीटा, तो ये होगा r कॉस अल्फा बाई 2 माइनस थीटा। पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, तो क्या करते हैं इंटेलिजेंटली थीटा लेना, थीटा को यहां से नहीं लेके यहां से करो, ये मैं जानबूझ के दिखाया, अगर गड़बड़ हो रहा है तो हीरो मत बनना, देख लो अगर कोई शॉर्ट सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं तो। अगर हम थीटा यहां से लें तब आराम से लिख सकते हैं, इसका कोई भी चेंज नहीं आएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा, पर थीटा यहां लेने से काफी कैलकुलेशन आसान होगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, वैसे भी निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान होगा। तो मास पर यूनिट लेंथ इनटू आर डी थीटा, ये मेरा डीएम आ गया, और इसका वाई सेंटर ऑफ मास अब अगर देखें तो ये आर है, ये पूरा कितना है आर, वाई सेंटर ऑफ मास ये वाला है, और ये कितना है आर कॉस थीटा। आई होप क्लियर है, आर कॉस थीटा बाई टोटल मास कितना, तो दिया ही हुआ है एम। अच्छा, थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा रे, ध्यान से देखो, थीटा मैंने यहां से पकड़ा है, ऐसे करके थीटा लिया है, तो रियलिटी में थीटा कहां से, पीछे से स्टार्ट करेंगे ना, छोटे छोटे एलिमेंट लेना है, ऐसा करके छोटा एलिमेंट कई सारे छोटा एलिमेंट का कॉम्बिनेशन करना है पूरा रिंग लेने के लिए, स्टार्ट पीछे से करेंगे, कहां से, ये एंगल कितना है, पूरा एंगल अल्फा दिया हुआ है, तो पीछे वाला एंगल कितना लिखे यहाँ पे, माइनस अल्फा बाई 2 से लेकर के अल्फा बाई 2, ध्यान दियो, अल्फा बाई 2 से अल्फा बाई 2 कर देंगे तो जीरो आएगा, माइनस अल्फा बाई 2, थीटा वेक्टोरियली लिखना है हमको, पीछे माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, लिमिट्स का ध्यान रखना, एम एम कट गया, आर आर कट गया, ये क्या आ रहा है देखो, आर बाई अल्फा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, अल्फा बाई 2 से माइनस अल्फा बाई 2, ये कितना आएगा आर बाई, ये अल्फा है 2 नहीं है, अल्फा ये 2 है, नहीं अल्फा ही है, आर बाई अल्फा, और ये आएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, तो इसका आ रहा है 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2, ये है इसका y सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ये पूरा दिया हुआ रहे, तो इसके इसमें अल्फा का वैल्यू कितना है पाई, पूरा पूरा देखना, अल्फा पूरा है, उस पूरे आर का एंगल है अल्फा, यहाँ पे पूरा कितना है पाई, पाई पुट कर दो, तो आ रहा है y सेंटर ऑफ मास कितना होगा 2r बाई पाई साइन अल्फा बाई 2, 2r बाई पाई साइन अल्फा बाई 2, ये कट के 1, आंसर 2r बाई पाई, ठीक है। दूसरा, अब दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो रिजल्ट याद रखना है आपको, दूसरा ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा, ये जो हमने y कोऑर्डिनेट निकाला ये कहां पे लाई कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, ये चीज का आप ध्यान रखना, एंगल बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, इट इज नॉट द y कोऑर्डिनेट, टू बी वेरी प्रिसाइज, वो y कोऑर्डिनेट नहीं है, ये इसका एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे करके, मास कुछ भी ले लो m और ये 90 डिग्री का है, इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट लिखो, x सेंटर ऑफ मास कितना होगा, y सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो चाहे तो फटाक से इंटीग्रेट भी कर सकते हैं ऐसे करके, थीटा पे जा करके दी थीटा लेकर के इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, तो भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर रिजल्ट याद है तो फटाक से ऐसे कर लेने का, ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो एंगल बाइसेक्टर पे लाई करेगा ना, सिमेट्रिकल है, क्वार्टर है, तो ये हो जाएगा कितना 45 डिग्री। खैर हम तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो 45 डिग्री पे कितना दूर लाई करेगा, बेस से कितना दूर लाई करता है, बेस से इतना दूर लाई करता है, बेस से इतना दूर लाई करता है ऑन द एंगल बाइसेक्टर, 2r बाई अल्फा, मान लो इसका ये r है, तो 2r बाई अल्फा कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे पाई बाई 2, तो 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2 45 डिग्री, अल्फा कितना है 90 डिग्री है ना, पूरा एंगल है ना अल्फा, तो अल्फा बाई 2 इज 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इज 1 बाई रूट 2, तो x वाला कितना आ गया 4r बाई रूट 2 पाई, x कोऑर्डिनेट इतना आया ना। अब देखो ये सिमेट्रिक है, ये 45 डिग्री है ना, y इक्वल टू x वाला लाइन है, तो जितना x कोऑर्डिनेट आएगा उतना ही y कोऑर्डिनेट भी आएगा, तो यही होगा y कोऑर्डिनेट भी, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ, आपको ये वाला चीज आया, सॉरी मैं क्या लिखा, ये x कोऑर्डिनेट नहीं है, ये x कोऑर्डिनेट नहीं है, ये वाला दूरी है, मतलब इसको बोलो r,
हाँ, या आप इसको बोल लो आर, ये कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग दिस है। कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वाला, ये आर cos 45 डिग्री आंसर होगा। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये जो आया 4r बाई √2 पाई का cos 45 डिग्री, और यही होगा वाई सेंटर ऑफ मास भी, है ना। ये सिमेट्रिकल है ना बेटा, y इक्वल टू एक्स अप्लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर ये बाइसेक्टर है, y इक्वल टू एक्स वाला लाइन है ये। तो इसका cos 45 डिग्री और इसी का sin 45 डिग्री, x और y कोऑर्डिनेट होगा, एक ही बात है। पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इस लाइन पे यहां से ये डिस्टेंस है, ये 2r बाई अल्फा साइन अल्फा बाई 2। नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूछता उछता नहीं है ज्यादा, पर हाँ बताने का बात था तो बता दिए। दिस बेसिकली कंप्लीट्स आवर ऑल द प्रूफ्स एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ नॉन यूनिफॉर्म बॉडीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।